हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम और आप पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन द व्यू ऑफ। ठीक है, क्या क्या व्यू में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, फिर हम इसका इंटरनल कंटेंट देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन द व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज फर्स्ट, ठीक है, सॉइल हेल्थ सेकेंड, थर्ड वाटर यूज, ठीक है, फोर्थ कार्बन रिक्वेस्ट्रेशन, फिफ्थ बायोडाइवर्सिटी, सिक्स्थ है कंजर्वेशन, सेवेंथ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक साथ है, ठीक है, और फिफ्थ है आपका फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फिर है लास्ट सेवेंथ पॉइंट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इन सबके हिसाब से नेचुरल फार्मिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक में 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, ध्यान करिए, पहले 2 स्लाइड्स में है क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल फार्मिंग, और थर्ड स्लाइड में होगा उसका क्या इफेक्ट हो रहा है या क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए ये पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक साथ आएगा, अगर 6 मार्क में आए या 4 मार्क में आए। अगर 2 मार्क में आएगा तो हो सकता है आपको कि राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन द व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, सिर्फ इतना आपको दे दिया 2 मार्क में, या इन द व्यू ऑफ सॉइल हेल्थ, या इन द व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस तरह से अलग अलग में दे सकता है। तो आप पूरे को देखिए, हर एक पॉइंट के 3 स्लाइड्स है, ध्यान रखिएगा। पहले 2 स्लाइड्स में हम वो प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे कि जो नेचुरल फार्मिंग के लिए क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज में के हेल्प कर रही है, जो इंपॉर्टेंस दे रही है, और लास्ट स्लाइड में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज, इसका पार्ट 1। नेचुरल फार्मिंग रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये ऐसे गैसेस हैं, इसको एमिशन में नेचुरल फार्मिंग रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन गैसेस का एमिशन भी लेस होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, इट अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर मेजर एमिशन सोर्स। इसी कारण ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कम एमिट होता है, क्योंकि हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है नेचुरल फार्मिंग में जो किसको इफेक्ट कर रही हैं? क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, हिंदी में हम देखते हैं प्राकृतिक खेती CO2, CH4 और N2O जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती है। यह कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग से बचती है, जो उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया, नेचुरल फार्मिंग रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन सच एज CO2, CH4 एंड N2O। सेकंड हो गया, इट अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स विच आर द मेजर कॉज ऑफ इमिशन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इसी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि प्रैक्टिसेस लाइक मल्चिंग एंड नो टिलेज इंक्रीजेस द सॉइल कार्बन स्टोरेज। ठीक है, कार्बन जो है वो एयर में कम एमिट होता है, और बल्कि सॉइल में कार्बन जो है वो स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मल्चिंग और नो टिलेज जैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? नेचुरल फार्मिंग में। ओके, ठीक है, सच मेथड्स रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट हमने पिछले में पढ़ा था, ये थर्ड पॉइंट इसका आप लिख सकते हो, ये फोर्थ पॉइंट इसका लिख सकते हो, और इसका मतलब है, कुल मिला के मतलब ये है कि ऐसे प्रैक्टिसेस लाइक मल्चिंग, नो टिलेज के कारण क्या है? सॉइल में कार्बन स्टोरेज बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो रहा है। और उसके कारण क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मल्चिंग और बिना जुताई जैसी तकनीकें मिट्टी के कार्बन के संचयन को बढ़ाती हैं। ये विधियां वातावरण में CO2 के उत्सर्जन को कम करती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज के कारण क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या रिजल्ट आ रहा है कि नेचुरल फार्मिंग सपोर्ट्स लो एमिशन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर। परिणाम ये हो रहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, कम उत्सर्जन और जलवायु सहनशील कृषि को बढ़ावा देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर रही है और
जलवायु सहनशील, मतलब जो भी जलवायु में चेंज आ रहा है उस जलवायु के चेंज को, कृषि को सहनशील बनाने में भी जो नेचुरल फार्मिंग है वो हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे, आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं और 4 पॉइंट्स लिखने के बाद लास्ट में यू मस्ट राइट द रिजल्ट। ओके, जब आप रिजल्ट लिखेंगे तब आपका ये पॉइंट जो पूरा है वो कंप्लीट होगा, उसके पहले ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। तो रिजल्ट आप क्या लिखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग सपोर्ट्स लो एमिशन ऑफ, आप ये ऐड कर सकते हैं CO2, N2O एंड CH4 दैट आर ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये यहां पर हम इस पॉइंट में बता दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल हेल्थ। ठीक है, सॉइल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 1 कि नेचुरल फार्मिंग इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम सबने ये पढ़ लिया है कि नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है और इनके कारण ही क्या हो रहा है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो फर्टिलिटी है जो वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि नेचुरल फार्मिंग इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्राकृतिक खेती जैविक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करती है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इट एनहेंसेस अर्थवॉर्म एक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल एरेशन। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग और भी क्या कर रही है, और कर रही है कि अर्थवॉर्म एक्टिविटी को बढ़ा रही है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इंप्रूव कर रही है और सॉइल एरिएशन को बढ़ा रही है। इन सब के कारण भी क्या हो रहा है, सॉइल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ओके, यह केंचुओं की सक्रियता, पोषक चक्रण और मिट्टी में वायु संचार को बढ़ाती है। अब ये सब के कारण क्या रिजल्ट आ रहा है, हम इसको देखते हैं। रिजल्ट ये है कि नेचुरल फार्मिंग ensures long term soil fertility and sustainable productivity। ठीक है, आपने 2 पॉइंट लिख दिया इस बारे में कि सॉइल हेल्थ को बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही है जिससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो। और थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है इसका रिजल्ट कि नेचुरल फार्मिंग एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए अब है हम थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, वाटर यूज। वाटर यूज में नेचुरल फार्मिंग का क्या रोल है। हेल्दी सॉइल अंडर नेचुरल फार्मिंग रिटेन्स मोर मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस इरिगेशन नीड्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि सॉइल हेल्थ को बहुत एम्फेसिस करती है नेचुरल फार्मिंग, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने में नेचुरल फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके कारण क्या होती है, जब सॉइल हेल्दी होती है तो रिटेन्स मोर मॉइस्चर, उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है और इस तरह से हमें इरिगेशन की जरूरत कम पड़ती है। ओके, तो प्राकृतिक खेती में स्वस्थ मिट्टी अधिक नमी बनाए रखती है और सिंचाई की आवश्यकता को कम करती है। इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रैक्टिसेस लाइक मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, इसके कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, मल्चिंग, कंपोस्टिंग, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, तो मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग जो है वो इंप्रूव करती है किसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। ठीक है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इसके कारण होता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और मल्चिंग होती है, सॉइल कवर होता है, इवोपरेशन कम होता है और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह वाटर यूज की को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस मल्चिंग और कंपोस्टिंग जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इम्प्रूव करते हैं। मल्चिंग और कंपोस्टिंग जैसी विधियां पानी की धारण क्षमता और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन एंड बेटर ड्रॉट रेजिस्टेंस। इसका परिणाम यह है कि जल का कुशल संरक्षण और सूखा सहनशीलता में सुधार हो रहा है, इरिगेशन की नीड कम हो रही है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, उसका कॉस्ट ऑफ इरिगेशन वो भी कम हो रहा है। इस तरह से वाटर कंजर्वेशन एफिशिएंट हो रहा है, इस तरह से वाटर कंजर्वेशन एफिशिएंट हो रहा है और बेटर ड्रॉट रेजिस्टेंस की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे फार्मिंग के थ्रू एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिट होता है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि
एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है और वो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसके कारण बढ़ता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग क्या करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। इसका मतलब कि एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट गॉट रिड्यूसर, ठीक है, कम हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि सॉइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग प्रमोट्स कार्बन स्टोरेज थ्रू इन सॉइल थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कार्बन रेसिड्यूज, ठीक है। जो कार्बन है उसको स्टोर करने का काम करता है थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू, और जो कार्बन का एमिशन है एनवायरनमेंट में उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। सॉइल में कार्बन का अमाउंट को बढ़ाता है, ठीक है, सॉइल में कार्बन स्टोरेज को बढ़ाना और एयर में कार्बन को कम करना, यही होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती जैविक अपशिष्ट और फसल अवशेषों के माध्यम से मिट्टी में कार्बन संचयन को प्रोत्साहित करती है और वातावरण में कार्बन की मात्रा को कम करती है। ओके, चलिए इसी का सेकंड पॉइंट है कंपोस्टिंग, कवर क्रॉपिंग एंड एग्रोफॉरेस्ट्री इंक्रीजेस सॉइल कार्बन कंटेंट, ठीक है। हम नेचुरल फार्मिंग की ये सारी प्रैक्टिसेस हैं। इन प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि कंपोस्टिंग है, कवर क्रॉपिंग है और एग्रोफॉरेस्ट्री है। इन सब के कारण क्या होता है, सॉइल कार्बन कंटेंट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, कंपोस्टिंग में भी हम ऑर्गेनिक रेसिड्यू डालते हैं, कवर क्रॉपिंग भी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, और एग्रोफॉरेस्ट्री में भी ट्रीज होते हैं, ट्रीज के नीचे एक छाया बन जाती है जिसमें नेचुरल फ्लोरा फौना बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो जो सब कुछ मिलके फिर सॉइल के कार्बन स्टोरेज को बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने जस्ट पहले वाले स्लाइड में देखा। तो अब इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट इज द इट हेल्प्स इन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने पहले आपको बताया था कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम देखते हैं। नेचुरल फार्मिंग सपोर्ट्स डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। प्राकृतिक खेती विभिन्न पौधों और पशु प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करती है। कैसे होता है, मल्चिंग हम करते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन क्रॉपिंग करते हैं, हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। तो ये सब में क्या होता है कि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो और बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल स्पीसीज हैं, उनको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट मिलता है और फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। ओके, इसी का सेकंड पॉइंट है अवॉइडिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स अलाउ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर्स टू थ्राइव, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इस तरह से नेचुरल फार्मिंग बढ़ाता है क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो रहा है, ठीक है। अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कम होते हैं तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है। रासायनिक कीटनाशकों से बचने से उपयोगी कीट और परागणकर्ता फलते फूलते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो प्रैक्टिसेस हो रहा है उसका क्या मतलब निकला कि इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। इकोलॉजी में हर एक लिविंग बीइंग की एक अलग वैल्यू है, एक अलग प्लेस है, जो कि कंटिन्यूअस या केमिकल फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग के कारण कम हो जाती है। परंतु जो नेचुरल फार्मिंग होती है, नेचुरल फार्मिंग में कि ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है और इकोसिस्टम हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ओके, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी से जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है तो साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन में नेचुरल फार्मिंग का क्या रोल है। नेचुरल फार्मिंग प्रोवाइड्स फूड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल रेसिड्यूज, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में हमने क्या किया, केमिकल यूज नहीं किया, पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं किया, तो क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट हमको मिला वो क्या रहा, नेचुरल रहा, नेचुरल रहा एंड फ्री फ्रॉम केमिकल, उसमें कोई केमिकल नहीं है। इस तरह से हम नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ऐसे फूड और न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड बना रहे हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल रेसिड्यूज नहीं है। ओके, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में ये क्या बोल रहे हैं कि सच फूड इज मोर न्यूट्रिशियस, सेफ एंड सस्टेनेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली अगर फूड केमिकल फ्री है, कोई उसमें केमिकल रेसिड्यू नहीं है, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा, सेफ रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके,
अच्छा, इसकी इन प्रैक्टिसेस का अब रिजल्ट क्या आ रहा है ये देखते हैं हम। रिजल्ट, इट एंश्योर्स हेल्दी पॉपुलेशन एंड लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, स्वस्थ जनसंख्या और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कौन करता है? नेचुरल फार्मिंग। किसके थ्रू? फूड एंड न्यूट्रिशन में इसका जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है नेचुरल फार्मिंग, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि हमको पॉपुलेशन हेल्दी मिल रहा है क्योंकि वो हेल्दी फूड खा रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, बहुत समय के लिए लोगों के लिए फूड की सिक्योरिटी इससे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका पार्ट 1 है। फर्स्ट पॉइंट है कि नेचुरल फार्मिंग अलाइंस विथ एसडीजीज। एसडीजीज क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एसडीजी मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि एक कंट्री डिसाइड करती है और उसको कंप्लीट करने की कोशिश में लगी रहती है, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग अलायंस विद एसडीजीज सच एज जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब दुनिया में कोई भी भूखा न रहे, सबको खाना मिले, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट बेटर हो, एंड लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। इन सब चीजों में नेचुरल फार्मिंग अपना इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इनकी प्रैक्टिसेस जीरो हंगर को, क्लाइमेट एक्शन को एंड लाइफ ऑन लैंड को इंप्रूव करता है, ठीक है। प्राकृतिक खेती, भूख मुक्त विश्व, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन जैसे सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। ये सपोर्ट करता है किस चीज को? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन लेवल, यह जिम्मेदार उपभोग, उत्पादन और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देती है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है, एंड सस्टेनेबल लिविंग, कि जितना कंजम्पशन होना चाहिए उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए और लिविंग जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये सारे हमारे जो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो सारे हमें ख़त्म नहीं करना है, बल्कि अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमको इनको सस्टेनेबिलिटी के साथ रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। ये जो प्रैक्टिसेस हो रही है, इट प्रमोट्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग, ओके। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी मतलब पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। कौन? नेचुरल फार्मिंग। किसके थ्रू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू, ठीक है। और इसके साथ ऐसी फार्मिंग बना रही है जो कि क्या है? इको फ्रेंडली है, ठीक है। परिणाम इसका यह है कि वैश्विक स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देती है, ओके। चलिए, ये हो गया। इस टेबल को देखते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है? इट रिड्यूसेस एमिशन ऑफ व्हाट? CO2, CH4, N2, जितने ग्रीन हाउस गैसेस है इसका एमिशन लेस हो रहा है और इंक्रीजेस द क्लाइमेट रिसाइलेंस, ठीक है। उत्सर्जन घटाता है और सहनशीलता को बढ़ाता है। कौन? नेचुरल फार्मिंग, ओके। फिर सॉइल हेल्थ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट इंप्रूव्स फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ओके। फिर है उर्वरता और संरचना को सुधारता है। वाटर यूज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इट कंजर्व्स वाटर, रिड्यूसेस इरिगेशन, जल संरक्षण और सिंचाई में कमी लाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इट स्टोर्स कार्बन इन सॉइल, मिट्टी में कार्बन संचित करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, परिस्थिति संतुलन बनाए रखता है। फूड सिक्योरिटी में इट प्रोवाइड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, सुरक्षित और पोषक भोजन उपलब्ध कराता है। और एसडीजीज में क्या है? इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल को आप क्लिक कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। टेबल भी आपको याद रहेगा तो बहुत कुछ आप लिख लेंगे, पर मेरा कहना यह है कि हर पॉइंट में आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखिए और उसके साथ एक रिजल्ट का पॉइंट बनाइए, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। हर पॉइंट में मैंने हर पॉइंट में 2-2, 3-3 पॉइंट बताए हैं, सबके आप 2 पॉइंट्स लिखिए और साथ में उसका रिजल्ट लिखिए कि उन प्रैक्टिसेस के कारण, जो नेचुरल फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है उसके कारण क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या परिणाम हो रहे हैं, वो आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूरा टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज, सॉइल हेल्थ, वाटर यूज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और एसडीजीज, इन सब में नेचुरल फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपका समरी, इस पूरे वीडियो का क्या समरी निकलता है कि नेचुरल फार्मिंग इज ए क्लाइमेट स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सिस्टम, ओके। An eco-friendly system that enhances soil health,
conserves water, promotes biodiversity, ensure food security and support the global sustainability। ये जो हमने पढ़ा ये उसी का समरी है कि ये सारे काम क्या कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। प्राकृतिक खेती एक जलवायु स्मार्ट, सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारती है, जल संरक्षण करती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और वैश्विक स्थिरता का समर्थन करती है। ठीक है, इसलिए नेचुरल फार्मिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस नेचुरल फार्मिंग को, जो कि आप तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप लोग को नेचुरल फार्मिंग को समझना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नेचुरल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये टॉपिक, यहाँ पर आप एंड होता है। ठीक है, तो आप सारे टॉपिक्स का 2 पॉइंट और रिजल्ट नोट डाउन करिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आता है तो सारे पॉइंट्स को आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 2 पॉइंट पूछ ले या फिर एक ही पॉइंट में पूछ ले, तो उस तरह से आप फिर उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।